नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्रस्तुत है चर्चित रचनाकार सुधा अरोड़ा जी की लिखी शोषण पर आधारित एक व्यंग्यात्मक कहानी 700 का कोट। बस 2 मिनट और लगेंगे बहन जी, तब तक आप ठंडा पियो। नहीं जी, तकल्लुफ़ की क्या बात है इसमें, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, ठंडा नहीं तो चाय चलेगी, अभी हाजिर कर देते हैं। ओए मंगू, जरा भाप्पे के होटल से स्पेशल वाली चाय तो पकड़ कर ला। जी ठीक फरमाया आपने, कोका कोला बंद होने के बाद से ये जितने ठंडे निकले हैं सब फजूल, किसी का टेस्ट ही नहीं चढ़ता ज़बान पर। बस हो गया सिस्टर, रामदीना जरा जल्दी करवा दे भाई, इनको देर हो रही है। आप कुछ महसूस न करें बहन जी, ये कैंची और कपड़े का मामला है। ज़रा सा हाथ कांपा या आंख फड़की तो क्वार्टर आधा इंच का तो कटाई सिलाई में फ़र्क पड़ ही जाता है। अब ये 100-150 ब्लाउज़ों में एक आध तो कुछ 19-20 हो ही जाता है। होना नहीं चाहिए वैसे, आखिर हमें भी रहना है कनॉट प्लेस पर। कंपटीशन बड़ा सख्त है जी आजकल। हमसे टक्कर लेने के चक्कर में दूसरों ने रेट आधे कर दिए। ये और बात है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे ग्राहक कहीं नहीं जाते। बस जी, सब ऊपर वाले और आप जैसों की दुआ है। लो जी, गरम गरम चाय आ गई। इस साल दिल्ली में ठंड कड़ाके की पड़ी है। चलो, ये अंगूठा ऊपर मैं ही पी लेता हूँ। अब बताओ, ये थम्सअप भी कोई नाम हुआ भला? 100 की सीधी बात कही आपने सिस्टर। ठंड के दिनों में जो बात एक प्याली चाय में है, वो किसी कोल्ड ड्रिंक में कहाँ। जी, ये सब फैशन की मार है और क्या। आपकी तो बात ही और क्या है जी, क्या घर डेकोरेट किया है आपने। दरवाज़ा खुलते ही आपकी सादगी और सलीके की दाद देनी पड़ती है, हैं जी। मैंने कब देखा आपका घर, आपको याद नहीं जी। आपकी सिस्टर इन लॉ की शादी में उनके कपड़ों का बंडल मैं खुद पहुंचाने गया था आपके घर। चल रामदीना, ज़रा गाड़ी में ये सामान तू ही रखवा दे। हाँ जी, आप देख लीजिए पहले, ट्रायल रूम ये रहा सामने। क्या देर हो रही है? चलो घर जाके देख लेना, ठीक हो ही गया होगा। शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको सिस्टर। ये कितने दिए आपने? आपको याद नहीं, हमने पहले ही कहा था कि ब्लाउज़ की सिलाई हमने बढ़ा दी है। जी, स्लीवलेस और बाहों वाले का सवाल नहीं पैदा होता है जी। आधे मीटर का ब्लाउज़ हो या 1.25 मीटर का, मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती है। आप बेशक पूरे कनॉट प्लेस में पूछ आइए मैडम, 60 सेंटीमीटर में स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हम तो मेहनत में यकीन करते हैं मैडम, और फिर बिना पैसे लिए आपके कपड़े भी तो डिलीवर कर देते हैं। जी, आप पहन कर देख लो फिर देना। भरोसा तो करना ही पड़ता है कस्टमर पर, वही तो अपना खुदा है। थैंक यू मैडम। मुंबई में तो ब्लाउज़ की सिलाई पता ही है आपको कितनी हो गई है, पर हमारे जैसी फिटिंग कोई दुगनी सिलाई लेकर भी कर दे तो कैलाश टेलर का नाम बदल देना। जी, छुट्टे पैसे नहीं हैं मेरे पास। चलो फिर एडजस्ट कर लेंगे, हम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। फिर आना जी। शुक्र है परमात्मा का, जान बची। अरे अरे, आए भाई साहब, आओ बैठो। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, सब राजी खुशी हैं? हाँ, अपना भी बस चल ही रहा है, दुआ है आपकी। अभी आपने एक मैडम को बाहर जाते हुए देखा होगा। मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँ कि किसी को पागल कुत्ते ने काटा हो तो औरतों के कपड़ों का धंधा करे, सामने वाले के मगज का तो मलीदा बना के रख देती हैं। बोलो, कोई गलत कहा मैंने? आपको तो पता ही होगा, आपके भाई साहब की भी तो चांदनी चौक में साड़ियों की दुकान है। उस दिन देखा नहीं था, एक मैडम पुधारी 100 साड़ियाँ खुलवाईं और मुंह तिरछा करके बिना खरीदे चल दी। अंदर से दांत पीसने का मन होता है, पर दांत निपोर कर हंस कर कहना पड़ता है, फिर आना जी।
बता रहे थे आपके भाई साहब कि अच्छा हुआ नहीं लेके गई। अगर कोई औरत 3 साड़ियों के बीच डामाडोल हो रही हो तो ये पक्का समझ लो कि अगर उसने एक पसंद कर भी ली तो दूसरे तीसरे दिन चेहरे पर शराफत का मुलम्मा चढ़ाए आवाज में मिश्री घोले साड़ी बदलने जरूर आएगी। बड़े धीरज और सब्र की जरूरत है भाई साहब। औरतों के कपड़ों का या सिलाई का या ज्वेलरी का या कॉस्मेटिक्स का, गरज ये कि औरतों के इस्तेमाल की किसी भी चीज़ का धंधा करो तो अकल और दिमाग दोनों ताक पर रख दो। अब मैं आपको आज की बात बताऊं। अभी अभी जो मैडम नीले रंग की फिएट ड्राइव करके आई थी ना, 8 ब्लाउज सीने के लिए दे गई थी। बोली अर्जेंट है। नाप का ब्लाउज साथ लाना भूल गई, सो इस्माइल ने नाप ले लिया। अब कहती है सारे ब्लाउज आधा इंच ढीले हैं। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैडम उस दिन आपने नाप दिया था पीटर पैन पहनकर और आज आपने ब्रांड चेंज कर दिया है, तो ब्लाउज की फिटिंग में तो फर्क होगा ही। ओए रामदीना, ट्रायल रूम में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया था ना? हाँ, और कोई काम भूल जाइयो पर ये ना भूलियो। इन मैडमों की नाक बड़ी तेज होती है। अपना लेडीज टेलरिंग तो इनकी नाक के सहारे ही चलता है। क्यों भाई साहब, गलत कहा मैंने? लो, मैं तो भूल ही गया। पिछले महीने आपकी भरजाई के बर्थडे पर साड़ी ली थी आपसे, आपके भ्राजी की दुकान से। उसके पैसे देने रह गए। नहीं जी, आपने क्या मांगने थे, यह तो आपकी शराफत है। मेरा भी उस तरफ कोई काम नहीं पड़ा, इसलिए बात दिमाग से उतर गई। अच्छा जी, तो कितने देने हैं साड़ी के? 400? लेकिन जी वो तो कॉटन की साड़ी थी। आजकल तो सूती हैंडलूम के कपड़ों को भी आखिर आई हुई है। कपड़ों की कीमत को तो आग लगी हुई है। अब आप कुछ तो रियायत करो जी, घर की बात जो है। ये लो जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। सारा कैश तो मैं कल ही इकट्ठा करके ले गया था। परसों जरूर आ जाऊंगा भुगतान करने के लिए, या आपकी भरजाई को भेज दूंगा। आप तो अपने भाई से बढ़कर ही हैं। बस जी, और क्या बताना है। हम तो लेडीज टेलरिंग खोलकर फंस गए। अच्छी भली दुकानदारी चलती थी। अब ये आपस की बात है। ब्याह शादी के सीजन में अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, सिर्फ कोट पतलून की सिलाई में। वो तो आपकी भरजाई मेरे पीछे पड़ गई कि ये क्या बात हुई भला। अपनी टेलरिंग की शॉप है और उसे कपड़े बाहर से सिलवाने पड़ते हैं। बस जी, आपने औरतों की बात मान ली और बिजनेस में तो हो गई आपकी ऐसी की तैसी। लेकिन उस वक्त हमने भी सोचा कि अपना क्या लगता है, ना हींग लगे ना फिटकरी, मशीनें हैं ही अपने पास। दिहाड़ी पर एक दर्जी रख लेंगे। एक ब्लाउज सिलने के वो जितने लेगा उससे 4 गुना तो हमें बच जाएंगे। बस जी, इसी मुनाफे के चक्कर में हम तो मारे गए। ये लेडीज टेलरिंग डिपार्टमेंट खोला तो शगल के लिए था। आते जाते खूबसूरत लड़कियां दिखेंगी, महीन आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। पर यहाँ तो मुसीबत ही मोल ले ली। एड्डा औखा कम होर कोई नहीं जी। अच्छा, क्या पियोगे भाई साहब? चाय? माफ़ करना, बातों के चक्कर में मैं चाय पूछना भूल ही गया। ओए रामदीने, जा पकड़ कर ला स्पेशल चाय 2 कप, ज़्यादा दूध वाली। कहना मैंने मंगाई है। शाबाश, ये ले पैसे, जा दौड़ कर जा। उधर क्या देख रहे हो भाई साहब? अपना पुराना कारीगर है रामदीन, पहले कभी देखा नहीं इसे। अच्छा, कोट देख रहे हो, है ना देखने लायक चीज। आप क्या, दुकान पर हर आने जाने वाला इसके कोट को घूरता है। बेगानों से तो रहा नहीं जाता पूछे बगैर, फिर आप तो अपने ही हैं। बिल्कुल जी, हर कोई यही कहता है कि साले ने किसी ग्राहक का तो नहीं पहन रखा ये कोट।
इस कोस्ट का किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है जी। आप जरा इत्मीनान से बैठो, चाय शाह पियो, मैं बताता हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको सुना रहा था किस्सा कोट का। हुआ ये कि एक दुबले पतले गुजराती साहब अमेरिका से आए शादी करवाने। एक सूट सिलने को दे गए, बड़ा नफीस कपड़ा, मुलायम इतना कि हाथ न ठहरे, मेड इन डेनमार्क, 100% इम्पोर्टेड। बोले अर्जेंट डिलीवरी चाहिए। हमने कहा जी मिलेगी, पर सिलाई डबल लगेगी। मान गए जी। 3 दिन बाद उनकी शादी थी, सो 2 दिन बाद ही सूट लेने आ गए। तैयार रखा था, उतारा हैंगर से कोट, एक जगह थोड़ी सिलवट दिखी। मैंने रामदीन से कहा, बेटा जरा ये कपड़ा सीधा कर दे। इस्त्री गरम की उसने। बस जी, इस्त्री को कोट पर रखने की देर थी कि बेड़ा गर्क। कोट का कपड़ा तो इस्त्री के लगते ही सिकुड़ गया। अजब डेनमार्की कपड़ा था साहब, जरा सी गर्मी बर्दाश्त न कर सका। एक सलवट निकालने के चक्कर में 10 निशान पड़ गए। अब उस गुजराती साहब ने अपने कोट का ये हाल देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर, जैसे शादी तो उसकी कोट से ही होनी थी। मैंने बतेरे हाथ पैर जोड़े कि साहब इस्त्री वाले कारीगर से गलती हो गई, हम सिलाई के आधे पैसे छोड़ देते हैं और उसी कपड़े का पैच लगा देते हैं। लेकिन जी पैच कहाँ लगाता, साले कपड़े का डिज़ाइन ही ऐसा कि अपना उस्ताद रफूगर भी हिम्मत हार गया। कैसा भी पैच लगा दो, पैबंद छिपाए न छिपे। अपनी शक्ल चाहे सिकुड़ी हुई हो, पर कोट के कपड़े की सिकुड़न बर्दाश्त नहीं हुई गुजराती से। ऐसा पैबंद वाला कोट पहनकर दूल्हा घोड़ी पर कैसे चढ़े। लगा गाली गलौज करने। जबान पर तो आया, भले आदमी अमेरिका से ही सिलवा लाना था, यहाँ तक उठाकर क्यों लाए। खैर मैंने उससे कहा कुछ नहीं, सोचा गलती अपनी ही है। 2 ऊंची बातें कह दी तो 4 आदमियों में इश्तिहार करता फिरेगा कि कैलाश टेलर की दुकान में मत घुसना, उसने मेरा सूट खराब कर दिया। दर्जियों का तो धंधा आपको पता ही है, सिफारिश से चलता है। एक कपड़ा गलत हुआ तो 10 ग्राहक टूट जाएंगे। सो मैंने कहा, चल भाई पैंट उठा ले, कोट के पैसे हम दे देते हैं। पर वह तो अड़ गया, पूरे कपड़े के पैसे वापस करो। हमने कहा, भाई साहब ऊंची आवाज में ना बोलो, इस तरह का ये पहला केस हुआ है हमारी दुकान में, हमारी रेपुटेशन खराब होती है। बस जी, सुनकर तो वह फिरंट हो गया। बात पुलिस तक पहुंच गई कि मेन रोड की कैलाश टेलर की दुकान में जोर जोर की झड़प हो रही है। हमने रो पीट कर 700 रुपये उसके पल्ले पकड़ाए, उसकी पैंट उसके हाथ थमाई, साथ ही लंबे हाथ जोड़े कि माफ़ करना ब्रदर, गलती हो गई। और क्या हो सकता था भला। अब जी वह साला अमेरिका रिटर्न तो 700 रुपये लेकर चलता हुआ, पर हमारी तो नींद हराम हो गई। 700 का कोट हमारे खीसे पड़ गया। गरीब आदमी है जी, 700 रुपये की रकम कोई छोटी नहीं होती। ऐसा लगे जैसे बीच बाजार में किसी ने जेब काट ली हो। इस रामदीन की ओर देखूं तो मेरा खून गर्म हो कि इज्जत की इज्जत गई और 700 की करारी चपत लगी सो अलग। और कोट ऐसा जी, न मेरे किसी काम का न किसी और के काम का। जैसा सीख सिलाई आदमी वैसा कोट। बस जैसे बिजली की तरह ये बात जहन में आई कि एक कोट तो रामदीन को ही आ सकता है, वैसा ही दुबला पतला, वैसी ही कद काठी। मैंने भी सोच लिया, काका रामदीन, तूने कोट जलाया है तो मैं भी हलवाई का पुत्र हूँ। मेरा बाप
अजमल खां रोड पर बर्फी के टुकड़े तोड़कर ऐसे तोलता था जैसे सोना। हलवाई था ना, 12-15 कारीगर थे। वो तो हमारा ही जी नहीं लगा उस धंधे में। कौन भट्टी के आगे खड़े होकर समोसे कचौड़ियाँ तलवाए, कौन भिन भिन करती मक्खियों मच्छरों के बीच खड़ा होकर गुलाब जामुन बर्फी रसमलाई का हिसाब करे। टेलरिंग का काम जरा साफ सुथरा लगा, सो हमने मिठाई का पुश्तैनी धंधा छोड़कर इधर का रुख कर लिया। खैर जी, 700 की चपेट खाने वाला तो मैं था नहीं। दूसरे दिन सुबह दुकान का शटर खोला ही था कि रामदीन हाजिर। साला वक्त का बड़ा पाबंद है। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो भी समझ रहा था कि मालिक कल से नाराज है। फिर जब सब लोग आ गए, मुझे लगा अब सही मौका है। गरीब को अकेले में डांट डपट दो तो उस पर असर नहीं होता, मगर उसके जात भाइयों के सामने उसे जलील कर दो तो पानी पानी हो जाएगा, मुंह ऊंचा नहीं करेगा। सो जी, मैं तो सबके सामने तवे की तरह गर्म हो गया। रामदीने, तेरी जरा सी लापरवाही से मेरे 700 रुपये उड़ गए। कितनी बार तुझे समझाया है कि कोट पर रुमाल रखकर इस्त्री किया कर। फिर मैंने जरा सख्त आवाज में कहा, रामदीन, तू आज से अपना दूसरा बंदोबस्त कर ले। यहां मैं अब एक पल भी तुझे रहने नहीं दूंगा। अब जी, वो तो लगा रोने गिड़गिड़ाने, पैरों पर लौटने। इस शहर में जो हैं सो आप ही हैं माई बाप। कौन मेरा अपना है? आप मेरी तनख्वाह से 10 रुपये महीना काट लो, तनख्वाह में से काट लो। बस जी, मैंने पकड़ ली उसकी जबान। मैंने कहा, वाह, 10 रुपये महीना काटने लगा तो 6 साल लग जाएंगे। मैंने 10 साल टेलरिंग की शॉप चलाकर कोई घास नहीं छीली है। साफ कह दिया कि कोट तू ले ले, इन सर्दियों में पहन लेना, और 50 रुपये महीना कटवाना है तो नौकरी कर, वरना इसी वक्त रफा दफा हो जा। इतना सुनना था, वो तो जमीन पर लौट गया। माई बाप, 100 रुपये में से 50 तो मेरे खाने पर खर्च हो जाते हैं, 50 घर भेजता हूँ। घर पर औरत है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका क्या होगा? आखिर बड़ा रोध होकर 10 रुपये हफ्ता यानी महीने में 40 रुपये कटवाने पर राजी हुआ। मैंने उसे समझाया कि देख, तू अब भी रहा फायदे में, मुफ्त में तुझे कोट भी मिल गया, 200 रुपये तो इसकी सिलाई ही हो जाती है। गलत कहा मैंने? फिर दिल्ली में ठंड क्या कम पड़ती है? मैंने कहा उससे, हर साल तू ठिठुरते हुए ठंड काटता है, इस बार शान से काटना। अरे ऐसा कोट तो तेरी 7 पुश्तों में से भी किसी ने पहना ना होगा। नहीं जी, मार्च के पहले हफ्ते की बात है ये तो। सर्दियां खत्म होने पर थी, 8 महीने हो गए उसे तनख्वाह कटवाते। बीच में एक बार फिर बिदक गया जी, बड़ी मुश्किल से रास्ते पर लाए। 2 महीने पैसे कटवाए, फिर लगा रोने कलपने। गांव से चिट्ठियां आ रही हैं, पैसे भेजो। मैंने कहा, देख रामदीन, तू ऐसा कर, माँ बाप को तो पैसे भेज दिया कर, पर अपनी औरत को यहाँ बुला ले। यहाँ घर पर काम करेगी, तू भी बाहर खाने की जगह उनके साथ घर पर ही खा लिया करना, और रात को भंडारे वाली कोठरी में सो रहना। ये भी कोई जिंदगी है भला? औरत वहाँ, तू यहाँ। बस जी, बात उसको जच गई, बुलवा लिया उसने अपनी औरत को। बस जब से आई है आपकी भरजाई को तो इतना आराम हो गया है कि पूछो मत। इसकी औरत ने सारा घर संभाल लिया है। पंजाबी खाना बनाने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई है। एक दिन आ जाओ आप भाई साहब, देखो ऐसे छोले भटूरे बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। धेले की चीज इधर से उधर नहीं होने देती, इतनी भरोसे वाली है। सारा घर खुला छोड़ देते हैं उस पर। बच्चों को भी बड़े लाड से रखती है। ऊपर से पैसा धेला कुछ नहीं देना पड़ता।
आजकल तो दिल्ली में ऐसी काम वाली बाई किसी कीमत पर ना मिले। आप तो जानते ही हैं कैसी किल्लत है भरोसे के बंदों की इस शहर में। क्यों जी, गलत कहा मैंने? बड़ा सुख है जी, महीने में एक आध बार कभी बीमार पड़ भी जाती है तो रामदीन कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब कर देता है। बस इनके खाने में हम कोई रोक टोक नहीं करते, पेट भर के खाते हैं। मैं अपने बाप की एक बात हमेशा याद रखता हूँ कि इन लोगों को तनख्वाह 10 रुपए कम देनी हो तो 2 रुपए का खाना खिला दो, भूखे पेट को भर दो, फिर तो जिंदगी भर ये आपके गुलाम हो जाएंगे। हलवाई था ना मेरा बाप, कभी तबीयत होती तो खुद सारे कारीगरों को लाइन से खड़ा करके बचे हुए समोसे रसगुल्ले बांट देता। ना बांटे तो अगले दिन खराब हो जाते, तो घूरे पर फेंकने से तो बेहतर है किसी के पेट में जाएं। बस जी, नौकर चाकर तो उसमें ही खुश। पर वो जमाना और था भाई साहब, वो मेरे बाप का जमाना था। लोगों के हाजमे दुरुस्त थे। ये रामदीन तो ज्यादा खा भी नहीं सकता। शुरू से फाका झेलते झेलते अंतड़ियां ऐसी सूख गई हैं कि ज्यादा खाना हजम ही नहीं होता, इसे उल्टियां करने लगता है। हम भी कहते हैं रामदीना, लालच किस बात का, जितना हजम हो उतना ही खाओ। क्यों जी, गलत कहा मैंने? नहीं जी, पूरे पैसे अभी कहाँ, अभी तो मुश्किल से 400 कटवाए हैं। वो तो मैंने ही कहा, एतबार का आदमी है, पैसे आते रहेंगे, तू सूट पहन मौज कर। अब कुछ तो लिहाज करना ही पड़ता है ना जी इन लोगों का। हो, क्या लाख टके की बात कही आपने भी। जवाब नहीं आपका भी भाई साहब कि कोट तो बढ़िया है, लेकिन रामदीन की शक्ल ही कोट के साथ मैच नहीं करती। इसकी सूरत को रेनोवेट करना चाहिए। मगर भाई साहब, एक बात बता दूं आपको, ये मखौल रामदीन के साथ मत करना। आजकल हर कोई इससे मखौल करता है कि तेरी किस्मत अच्छी है, वरना इतना महंगा कोट तुझे कहाँ पहनने को मिलना था। मखौल के जवाब में हंसने की जगह रामदीन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एक बार तो लगा जैसे कोट उतार कर फेंक ही देगा, मगर इसने सिर्फ घूर कर देखा और चुप हो गया। 700 बड़ी रकम होती है जी, और इन लोगों के लिए तो और भी है कि नहीं। पर आपको सच बताऊं, इसकी शक्ल को देखकर कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। वैसे रामदीन मेरा पुराना आदमी है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बहुत होगा तो घर जाकर अपनी औरत को आंखें दिखा लेगा। लेकिन किसी दिन किसी राह चलते ने कोट को लेकर ज्यादा छेड़ दिया और इसने कोट सचमुच उतार कर फेंक दिया तो बात आगे बढ़ सकती है। आखिर इन भुक्खड़ों की जात का भरोसा भी क्या, इनकी कौन सी इज्जत आबरू होती है। क्यों जी, गलत कहा मैंने? नहीं जी, ऐसा हुआ तो नहीं है भाई साहब, मगर आपसे अपना वहम बयान कर रहा हूं। वैसे जानता यह भी है कि पूरे दिल्ली शहर में मुझ जैसा फर्राख दिल मालिक चिराग ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दिल्ली जैसे महंगे शहर में 2 बंदों को सिर पर छत, रहना, खोना, सोना सब फ्री, कोई मजाक नहीं है। पर मैंने कहा ना, इन भुक्खड़ों की जात का क्या भरोसा, इनकी कौन सी इज्जत आबरू है। क्यों जी, गलत कहा मैंने? कही ना 100% खरी बात। तो दोस्तों, ये थी कहानी 700 का कोट। हमने देखा कि किस तरह मदद करने की आड़ में गरीबों का शोषण होता है। कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।